मैं मानता था कि प्यार सब कुछ बचा सकता है। लौरा के साथ मेरा जीवन उस चीज का प्रतिबिंब प्रतीत होता था जिसकी मैंने हमेशा एक आदर्श शादी के रूप में कल्पना की थी। हंसी, विश्वास, मौन वादे कि हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन किसी ने मुझे चेतावनी नहीं दी, किसी ने मुझे यह देखने के लिए तैयार नहीं किया कि सबसे मजबूत बंधन भी किसी अदृश्य चीज से टूट सकते हैं। कुछ ऐसी चीज जो छोटी छोटी खामियों में, अनकहे शब्दों में, दैनिक दिनचर्या की छिपी हुई अनुपस्थिति में छिपी होती है। तभी मैंने संकेतों पर ध्यान देना शुरू किया। संकेत, अगर मैंने पहले ही ध्यान दिया होता तो शायद मुझे उस भावनात्मक खाई से बचा लिया होता जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि मैं गिरने वाला था। लेकिन कई लोगों की तरह मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैं विश्वास करना चाहता था कि सब कुछ ठीक था, कि वह मेरी थी, कि हमने जो कहानी बनाई थी उसका मूल्य था। और फिर एक दिन पर्दा गिर गया। विश्वासघात एक चीख या नाटकीय रहस्योद्घाटन के रूप में नहीं आया, बल्कि एक सूक्ष्म छाया के रूप में आया, जो धीरे धीरे मेरे चारों ओर रेंगता रहा जब तक कि उसने मुझे पूरी तरह से निगल नहीं लिया। उसने मुझे धोखा दिया, और जो कुछ भी मैंने सोचा था कि मैं जीवन के बारे में, प्यार के बारे में, अपने बारे में जानता हूं, वह सब टूट गया। दर्द असहनीय था, इसलिए नहीं कि कृत्य ही अंत था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इस कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा था कि हमने साथ में जो कुछ भी किया उसके बावजूद वह कभी नहीं जानती थी कि प्यार का वास्तव में क्या मतलब है। अब हम जो पहले थे उसकी जगह पर केवल एक शून्य, एक अमिट निशान है। मैंने तलाक मांगा, इसलिए नहीं कि मैं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे बीच किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। जो कुछ हुआ उसके बारे में सच्चाई, हम क्या थे और उसने क्या किया, मेरे सामने एक ऐसे सच की तरह खुलना शुरू हुआ जिसका सामना करने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब जो कुछ बचा है वह यह समझने की कोशिश करना है कि प्यार के नष्ट हो जाने के बाद एक आदमी के पास क्या बचता है। ये कहानी है दर्द के समझ में बदलने की, एक नुकसान की जो सीख बन गई। प्रेम और हानि क्या है, अंदर से टूट जाने के बाद खुद को फिर से बनाने का क्या मतलब है। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, और वह वैसी नहीं है जैसी आप कल्पना करते हैं। अध्याय 1, हर चीज की शुरुआत। जब मैं लौरा से मिला तो मुझे लगा कि ब्रह्मांड ने मुझे एक दुर्लभ उपहार दिया है। वह सब कुछ थी जिसकी मैंने हमेशा एक महिला में कल्पना की थी। बुद्धिमान, सुंदर, स्वतंत्र और हंसने में आसान। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो दुनिया को करीब खींचता हुआ प्रतीत होता था, एक प्राकृतिक सहज चुंबकत्व, जैसे कि उसने सूर्य को अपनी आंखों में ले लिया हो। मैं 28 साल का था, वह 26 साल की थी। हमने एक ही कंपनी में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, लेकिन नियति ने एक से अधिक बार हमारा साथ दिया। सबसे पहले बैठकें अनौपचारिक थीं, उसके बाद कैफेटेरिया में त्वरित बातचीत हुई, और जल्द ही कॉफी, रात्रिभोज, और अंत में अपरिहार्य प्यार में विकसित हुई। 2 साल बाद हमने शहर से दूर एक जगह शादी कर ली। यह एक आदर्श दिन था, खुला आसमान था, दोस्त हंस रहे थे, और एक प्राचीन पेड़ के नीचे शाश्वत वादों का आदान प्रदान हुआ। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने हाँ कहा तो उसने किस तरह मेरा हाथ दबाया था, मानो उसने मुझे न केवल उस पल के लिए बल्कि आने वाले सभी दिनों के लिए चुना हो। और वे आए। पहले वर्ष मिलीभगत के थे। हम एक अच्छी दिनचर्या बनाते हैं। हमने अपना अपार्टमेंट खरीदा, उन जगहों की यात्रा की जिनका हमने तब से सपना देखा था जब हम डेटिंग कर रहे थे, और अपनी खुद की परंपराएं बनाई। शुक्रवार को पिज्जा, रविवार को वाइन, बरसात के दिनों में पुरानी फिल्में। मुझे सच में विश्वास था कि हम कुछ ठोस निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जीवन हमें आश्चर्यचकित करने का एक क्रूर तरीका है जब हम अपनी सतर्कता को कम कर देते हैं। शादी के 3रे साल में बदलाव शुरू हो गए। पहला, अगोचर, छोटी छोटी चीजें जो उस समय बड़ी नहीं लगती थीं। संदेशों का जवाब देने में असामान्य देरी, सेल फोन का नीचे की ओर होना, सहज चुंबन का अभाव। मैंने खुद से कहा कि यह काम का तनाव, वयस्क जीवन की भागदौड़, बिल्लों और जिम्मेदारियों का बोझ है। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि यह गुजर जाएगा, पर वह नहीं हुआ। वास्तव में यह तो बस एक पूर्वाभास था कि क्या होने वाला था।
यदि मैंने अधिक ध्यान दिया होता तो शायद आगे जो होने वाला था उसे मैं टाल सकता था। लेकिन प्यार कभी कभी एक आरामदायक बिक्री है और मैंने इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया। अध्याय 2। ठंड जो अचानक आ गई। उसका शरीर अभी भी मेरे बगल में सो रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति अब वहां नहीं थी। यह वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शादी के चौथे वर्ष के आसपास मैंने क्या महसूस करना शुरू किया। लॉरा मेरे साथ रहती रही, लिविंग रूम में बिस्तर, कटलरी, सोफा साझा करती रही, लेकिन ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा ने अपना बैग पैक कर लिया हो और बिना किसी चेतावनी के चली गई हो। और सबसे बुरी बात, मुझे नहीं पता था कि कहां। यह सब मौन से शुरू हुआ। लंबी खामोशी, एक तनाव से भरी हुई जो हमारे बीच पहले कभी नहीं थी। वह मुझसे ज्यादा समय अपने सेल फोन पर बिताती थी। कई बार ये वहां था, लेकिन यह वहां नहीं था। निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, उंगलियां तेजी से संदेशों पर स्वाइप कर रही हैं। जब मैंने कुछ पूछा तो उत्तर अपने आप लगभग रोबोटिक आ गया, मानो मैं कई अन्य लोगों के बीच एक सूचना थी। मैंने इसे उचित ठहराने की कोशिश की। मैंने उसके लिए बहाने बनाए। वह थक गई होगी, काम में व्यस्त है, उसे जगह चाहिए, वह बस अधिक आत्मविश्लेषी है। यह एक चरण है, यह गुजर जाएगा। मैंने इसे इतनी बार दोहराया कि मुझे इस पर विश्वास होने लगा। मुझे विश्वास करने की जरूरत थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ चिल्लाया, एक नीरस बेचैनी, एक अंतर्ज्ञान जो दूर नहीं होगा। उसका स्पर्श दुर्लभ हो गया, सेक्स लगभग गायब हो गया। जब वहां थी तो यह यांत्रिक थी, मानो वह कोई कार्य कर रही हो। अब वह सहज इच्छा, उंगलियों के स्पर्श या नजरों के आदान प्रदान में छिपा जुनून नहीं रहा। ये बस खाली था। बातचीत कम हो गई। जो एक बार हल्की फुल्की और मजेदार बातचीत थी, वह मेरी ओर से एक एकालाप में बदल गई। उसने सुना और हाँ या हम बाद में देखेंगे के साथ जवाब दिया। मुझे अपने ही घर के अंदर एक प्रतिध्वनि की तरह महसूस हुआ। और फिर देरी आई। पहले एक लंबी बैठक, फिर काम के सहकर्मियों के साथ एक खुशी का समय, फिर अधिक से अधिक बहाने। कभी कभी वह देर से घर आती थी, कभी कहती थी कि वह अपने पति से झगड़े के कारण अपनी बहन के घर सोने जा रही है। मैं मानता था, भोलेपन के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि विकल्प ने मुझे झूठ से भी अधिक चोट पहुंचाई। एक रात वह आधी रात के आसपास घर पहुंची। वह सुगंधित थी, श्रृंगारित थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने कहा कि वह अपनी बहन के साथ सिनेमा देखने गए थे। मैं मुस्कुराया, स्वाभाविक दिखने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। कहानी आगे नहीं बढ़ी। बहन ने मुझे पहले एक संदेश भेजा था जिसमें पूछा था कि क्या लॉरा मेरे साथ है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस कुछ सेकंड के लिए लॉरा को देखता रहा और सच्चाई को ऐसे निगल लिया जैसे कोई टूटे हुए कांच को निगल रहा हो। मैं अब भी उससे प्यार करता था और इसने मुझे अंधा बना दिया। वह रात पहली रात थी जब मुझे नींद नहीं आई। मैं सोफे पर बैठा रहा, मेरी आंखें छत पर टिकी रहीं और जो कुछ भी हो सकता था उसके बारे में सोचता रहा। क्या वह किसी और के साथ है? क्या मैं दोषी हूं? मैं क्या करने में असफल रहा? अगले दिन मैंने बात करने की कोशिश की। उसने अधीर भाव से मेरी ओर देखा, मानो मैं किसी महत्वपूर्ण चीज के रास्ते में आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पागल था, कि यह सब मेरे दिमाग में था। उसने मुझे गले लगाया, लेकिन यह एक ठंडा, भावहीन आलिंगन था, मानो वह किसी छाया को गले लगा रहा हो। विश्वासघात का सबसे बुरा हिस्सा उसका कार्य ही नहीं है, यह प्रक्रिया है। यह देखना है धीरे धीरे कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की शांति के साथ आपसे दूर चला जाता है जो बस दूसरा रास्ता चुन रहा है। एहसास हो रहा है कि प्यार मर रहा है, लेकिन उसे दफनाने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये उस व्यक्ति के चेहरे के साथ किसी अजनबी के बगल में सोना है जिससे आप प्यार करते हैं। और मैं इस अजनबी के साथ कई रातें सोया। अध्याय 3। दिखने में झूठ झूठ शब्दों में नहीं रहता, ये आंखों में रहता है। और लॉरा की आंखें जो कभी जीवन से भरी थीं, अब धुंधली दर्पण थीं। वे अक्सर मेरी बात से बचते थे और जब वे मेरी ओर देखते थे तो ऐसा लगता था मानो वे अंदर ही अंदर कुछ छुपा रहे हों, कुछ ऐसा जो वह नहीं चाहती थीं कि मैं उसे देखूं। मेरा अविश्वास, जो पहले सिर्फ एक असहज फुसफुसाहट थी, अब जोर से
बोलने लगी और समय के साथ वह चिल्लाने लगा। तब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था, बस धारणाएं, अंतर्ज्ञान, वृत्ति। लेकिन घायल प्रेम एक अथक जासूस है, मुझे जानना जरूरी था, भले ही सच्चाई ने मुझे अंदर से मार डाला हो। यह संदेह और चुप्पी के इस बंधन में रहने से बेहतर था। यह सब सेल फोन से शुरू हुआ। लॉरा हमेशा संयमित रही है, लेकिन हाल ही में उसका व्यवहार पागलपन की हद तक पहुंच गया है। मैं उपकरण को हर कमरे में ले गया, यहां तक कि बाथरूम में भी पासवर्ड बदल दिया। मौन सूचनाएं। उसने इसे फिर कभी दृष्टि में नहीं छोड़ा। एक दिन मैं अपना बटुआ भूल गया और काम पर जाने के बाद घर आ गया। उसने मुझे आते हुए नहीं सुना। मैं सोफे पर था, हंस रहा था, चुपचाप फोन पर बात कर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने कहा कि यह उसकी बहन है। मैं मुस्कुराया और उसने दूसरी ओर देखा। इतना ही काफी था। मैंने अवलोकन करते हुए कई सप्ताह बिताए। मैंने शेड्यूल लिखा, दिनचर्या की तुलना की। मैंने बैंक विवरणों को अधिक बारीकी से देखना शुरू कर दिया। मुझे उन जगहों से रसीदें मिली जहां हम कभी एक साथ नहीं गए थे। महंगे रेस्तरां, मोटल, हाँ मोटल। मैंने उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नरम रास्ता चुना। क्या आप किसी के साथ रिवेरा रेस्तरां गए थे? मैंने सहजता से पूछा। यह काम पर मौजूद लोगों के साथ था। विदाई। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? उसने स्वाभाविक होने का नाटक किया, लेकिन उसके मुंह का कोना हिल गया। वह कभी भी अच्छी झूठी नहीं थी। मैं बस एक अच्छा श्रोता नहीं बनना चाहता था। उस रात जब वह सो गई तो मैंने उसका सेल फोन ले लिया। मैंने एक पुराना पासवर्ड इस्तेमाल किया जो वह वर्षों पहले इस्तेमाल करती थी। इसने काम किया। हाथ कांप रहे थे। मैंने संदेश दर्ज किए और सीधे व्हाट्सएप पर चला गया। उसकी बहन और दोस्तों के साथ बातचीत सामान्य थी, लेकिन वहां एक सामान्य नाम से एक संपर्क सहेजा गया था। आंद्रे कॉन्टेबिलिडेड। मैं उसका सहकर्मी नहीं था, मुझे यह पता था। मैं बातचीत में शामिल हो गया। मैंने वहां जो देखा उसने मुझे नष्ट कर दिया। मधुर अंतरंग संदेश, इच्छा से भरे हुए। पिछली रात बहुत अच्छी थी। मैं अभी भी तुम्हारी गंध अपने अंदर महसूस कर सकता हूं। मैं तुम्हें दोबारा कब देखूंगा? तस्वीरें, आवाजें, इमोजी जो वह मुझे भेजती थी, अब वे उसके लिए थे। यह आधिकारिक था। वह मुझे ले आई। मैंने अपना सेल फोन बंद किया और घर से निकल गया। मैं लक्ष्यहीन, बिना किसी गंतव्य के शहर में घूमता रहा। दुनिया घूम रही थी। रोशनी ने मुझे भ्रमित कर दिया। सब कुछ तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। दर्द शारीरिक था। आंत में छुरा घोंपना, अपना शरीर और शायद अपना दिल किसी दूसरे आदमी को देने के बाद वह उस बिस्तर पर सो रही थी जो कभी हमारा घर हुआ करता था। मैं एक दोस्त के घर गया। मैं खराब सोया। मैंने सपना देखा कि वह उसकी बाहों में हंस रही थी। अगली सुबह उसने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने कॉफी बनाई, गुड मॉर्निंग कहा, मौसम के बारे में बात की। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई नाटक देख रहा हो। सब कुछ मंचित था। जिस महिला से मैं प्यार करता था वह मेरे जीवन के मंच पर एक अभिनेत्री थी। मैंने कुछ नहीं कहा, अभी तक नहीं। इससे पहले कि मैं उसका सामना करूं, मैं और अधिक चाहता था। मैं संपूर्ण नग्न सत्य चाहता था। मैं असंदिग्ध साक्ष्यों से झूठ को नष्ट करना चाहता था और मैं इसे बनाने जा रहा था। चौथा अध्याय। सबूत और झूठ। विश्वासघात का दर्द पहले से ही मेरे अंदर था, अव्यक्त ट्यूमर की तरह बढ़ रहा था, लेकिन कुछ अभी भी गायब था। वह क्षण जब वह अब इससे इनकार नहीं कर सकती थी। यह जानना पर्याप्त नहीं था। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था जब मुखौटा गिरा। अगले सप्ताह मैं अपने लिए अजनबी हो गया। मैं अपने ही घर में जासूस बन गया। मैंने उसके सेल फोन पर एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल किया। प्रच्छन्न, अदृश्य। मैंने उनके शेड्यूल, उनके रूट, उनके स्टॉप का पता लगाया। उसने कहा कि वह देर से कार्यालय में थी, लेकिन जीपीएस ने पड़ोस को 20 किलोमीटर दूर दिखाया। वही पड़ोस जहां एक गुप्त नाम वाला एक मोटल था, जो मुख्य रास्ते से दूर पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। एक दिन मैंने उसका पीछा किया। मैं उसके दोस्तों के साथ डिनर के लिए निकलने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद मैं कार में बैठा और उसके पीछे चल दिया। मैंने सड़क के उस पार गाड़ी पार्क की। मैंने उसे उबर से बाहर निकलते देखा।
एक नीली पोशाक पहने हुए जो उसने कई महीनों से नहीं पहनी थी। एक पोशाक जो एक दिन उसने मुझे खुश करने के लिए चुनी थी, अब यह किसी और के लिए था। वह आदमी पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। वह बूढ़ा, भूरे बालों वाला, लंबा था। उन्होंने वहीं चूमा, बिना किसी डर के, बिना किसी अपराध बोध के। वह मुस्कुराई। ऐसी मुस्कान मैंने काफी समय से नहीं देखी थी, जिस तरह की मुस्कान उसने उसके लिए बचा कर रखी थी। मैं कार में बैठा और अपना सेल फोन कैमरा चालू किया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मोटल में प्रवेश, मुखौटे पर नाम, समय, उनके चेहरे, प्रमाण। मैं धुंधली आंखों के साथ रात के अंत तक गाड़ी चलाता रहा। छाती तंग है। गुस्सा उभरने लगा। उस पर गुस्सा, उस पर गुस्सा, इतना विश्वास करने के लिए खुद पर गुस्सा। अगली सुबह वह ऐसे उठी जैसे सब कुछ सामान्य था। वह मेरे पास आया, मुझे चूमने की कोशिश की। मैं पीछे हट गया। आप कल कहाँ गए थे? मैंने पूछ लिया। मैंने तुमसे कहा था प्यार, लड़कियों के साथ डिनर, ढेर सारी गपशप। मैं जाना भी नहीं चाहता था। वो मेरी आंखों में देखकर लेट गई। बिना पलक झपकाए मैं धीरे से उठा, अपना सेल फोन निकाला, वीडियो खोला और उसे दिखाया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस उसे अंत तक देखने दिया। वह काफी देर तक चुप रही, चेहरा पीला। देखो, अभी भी। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने अपना सेल फोन मेज पर रख दिया और अपनी बाहें क्रॉस कर ली। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वह रोई नहीं, वह चिल्लाया नहीं, उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनकी पहली प्रतिक्रिया एक आरोप थी। क्या यह आपका उत्तर है? मैंने लगभग बिना आवाज के पूछा। आपने मेरी निजता पर हमला किया, उसने कहा। यह घृणित है, यह नियंत्रण है। तुमने मुझे धोखा दिया, लॉरा। मेरे पास वीडियो है, संदेश। जो झूठ। वह खड़ी हुई, एक कदम पीछे हटी और अपनी कनपटी को जोर से रगड़ा, मानो मैं ही कहानी का खलनायक हूं। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, कार्लोस। यह मुहावरा एक वाक्य की तरह गिर गया। एक साफ, सटीक ब्लेड। कोई झिझक नहीं थी, कोई आंसू नहीं, बस ठंडा, सीधा खालीपन। कब की बात है ये? मैंने पूछ लिया। मुझे लगता है कि तभी तुमने मुझसे मिलना बंद कर दिया, जब हम बस रूटीन बन गए। मैं अकेला महसूस कर रहा था। वह प्रकट हुआ और ऐसा हुआ, मैं चीखना चाहता था, उसे ये बताना कि वह गलत थी, कि हमारे पास कुछ विशेष था, कि यह सब पागलपन था। लेकिन मुझे पता था, मैं जानता था कि यह अब प्यार के बारे में नहीं है। उसने अपनी पसंद बना ली थी और मुझे अपना काम करना था। फिर ठीक है, मैंने कहा, जो कुछ हमारे पास था तुमने उसे नष्ट कर दिया, और मैं यह दिखावा नहीं करूंगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। मुझे तलाक चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस सिर हिलाया। एक ठंडी स्वीकृति, जैसे किसी को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसकी लंबे समय से शादी नहीं हुई थी। और उस पल मुझे एहसास हुआ, शादी कबूल करने से पहले ही, वीडियो से पहले ही खत्म हो चुकी थी। जो कुछ बचा था वह सिर्फ एक लाश थी, जिसे हम दोनों ने न देखने का नाटक किया। और अब आखिरकार मैं उसे दफनाने के लिए तैयार था। अध्याय 5। दूसरा आदमी। विश्वासघात के बारे में जानना पहले से ही विनाशकारी था, लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी, यह नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन था। मोटल के दरवाजे पर मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उसका चेहरा केवल कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया, लेकिन मेरी स्मृति में प्रत्येक विशेषता को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त था। अच्छी तरह से संवारे हुए सफेद बाल, क्लीन शेव, आत्मविश्वास से भरपूर मुद्रा। उनमें एक प्रकार का आकर्षण था जो तत्काल नहीं था, बल्कि समय के साथ बढ़ता गया। एक परिपक्व आदमी, सफल तलाश। यह सिर्फ इच्छा नहीं थी। लॉरा ने उस आदमी की प्रशंसा की। यह उनके द्वारा किए गए किसी भी चुंबन से भी अधिक दुखदाई था। मैंने अगले कुछ दिन मौन में बिताए। हमने एक ही स्थान साझा किया, लेकिन एक ही जीवन नहीं। तलाक की कागजी कार्रवाई व्यवस्थित होने लगी थी। उसने कोई अपराध बोध नहीं दिखाया, बस थकान। किसी ऐसे व्यक्ति की थकावट जो पहले ही किसी कहानी को अंत तक जी चुका हो। मेरा जुनून वहीं से शुरू हुआ। मुझे यह जानना था कि वह आदमी कौन था जो मेरी पत्नी को ले गया। बदले की भावना से नहीं, बल्कि किसी और मौलिक
बात से यह समझने की जरूरत है कि उसे क्यों चुना गया, मुझे नहीं। मैंने संदेशों को फिर से देखा। मैंने डैनियल नाम का उल्लेख देखा। हमारी जगह आज रात इसी समय। मेरी मीटिंग शाम 6 बजे ऑफिस में है, जैसे वाक्यांश। मैंने सब कुछ लिख लिया। मैंने जानकारी पार कर ली। उसने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जिसके पास अपॉइंटमेंट था, कोई ऐसा व्यक्ति जो ग्राहकों को ले जाता था। एक चिकित्सक, एक दंत चिकित्सक, एक डॉक्टर। मैंने इंटरनेट पर पूरा नाम खोजा जो मुझे एक ऑडियो फाइल में मिला। डॉक्टर डेनियल एस एम। वह प्रकट हुआ। डेनियल सिल्वेरा मोंटेनेग्रो, नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, युगल चिकित्सा में विशेषज्ञता। मेरा पेट घूम गया। लॉरा ने वर्षों पहले उल्लेख किया था कि वह थेरेपी लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने शुरुआत कर दी। अब यह समझ में आया। वह उसे एक मरीज के रूप में जानती थी। वह एक प्रोफेशनल थे, एक आदमी जिसे उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसे बहकाना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने कार्यालय पर शोध किया। मैं लगातार 2 दिन वहां से गुजरा, सावधानी से निरीक्षण किया, और तीसरे दिन वह चला गया। मैंने पहली बार आपका चेहरा लाइव देखा। लंबा, प्रभावशाली। उसने गहरे रंग का ब्लेजर और बिना टाई वाली शर्ट पहनी थी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ फोन पर बात की। मैं सड़क पार करना चाहता था। उसके हाथ से सेल फोन छीन लेना चाहता था और पूछना चाहता था, उसे क्यों, आप क्यों? लेकिन मैं फिर भी रुका रहा। मैं घर आया और कई दिनों में पहली बार रोया, अकेले, अंधेरे में। ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मैंने उस महिला को खो दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक ऐसे आदमी के लिए जो हाल तक हमारे जीवन का हिस्सा भी नहीं था। विडंबना ने मुझे कुचल दिया। एक मनोवैज्ञानिक, एक युगल परामर्शदाता, एक विवाहित महिला के साथ सोना, दूसरों को अपने रिश्तों को बचाने का तरीका बताते हुए अपनी पत्नी को बहकाया। मैं एथिक्स बोर्ड, मीडिया, दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन जो मैं वास्तव में चाहता था वह कुछ ऐसा था जो वह मुझे वापस नहीं दे सका। मेरा जीवन पहले जैसा था। अगले दिन लॉरा जल्दी घर पहुंच गई। उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। मैं उसके साथ टेबल पर बैठ गया। वीडियो के बाद पहली बार हमने खुलकर बात की। क्या वह आपका चिकित्सक है? वह झिझकी, फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं अब उसका मरीज नहीं हूं। कब से? जीज, हमारे शुरू होने के लगभग 2 महीने बाद हम करीब आ गए। मैंने सुना, समझा। तुम हमेशा अनुपस्थित थे कार्लोस। मैं हमारे लिए लड़ रहा था, काम कर रही हूं, घर को खड़ा रखने की कोशिश कर रही हूं, और आपने इसमें किसी और के साथ झूठ बोलने का फैसला किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस खिड़की से बाहर देखा, जैसे वह खुद से बचना चाहती हो। क्या वह तुमसे प्यार करता है? मैंने पूछ लिया। उसे जवाब देने में थोड़ा समय लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उसके साथ होता हूं तो मुझे जीवित महसूस होता है। वह वाक्य अंत था। वह अब यहां नहीं थी, और पहली बार मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था। अध्याय 6। रसातल। लॉरा के साथ मेरी आखिरी बातचीत के बाद मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। यह न क्रोध था, न घृणा। ये एक मौन विराम था, एक गहरी दरार जिसने मुझे हर चीज से अलग कर दिया। अतीत से, यादों से, उस विचार से जो मैंने अपने बारे में सोचा था। शादी खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके साथ साथ मैं इसे भी खत्म कर दूंगी। अगले दिन ऑटो पायलट पर जिए गए। शरीर खड़ा हुआ, चला, सांस ली, लेकिन अंदर में जर्जर हो गया था। काम असहनीय बोझ बन गया। दोस्तों बहुत दूर। भोजन ने अपना स्वाद खो दिया और नींद युद्ध का मैदान बन गई। मैंने उसका सपना देखा, उनके साथ, दोनों के साथ। मैं पसीने से तर हो उठा। मेरी छाती खड़ी हो गई। एक प्रकार का दर्द महसूस हुआ जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था। मैंने दर्पणों से परहेज करना शुरू कर दिया। जो छवि मैंने देखी वह अब मेरी नहीं रही। मैं कोई और था, कोई अधिक उम्र का, अधिक कड़वा, अधिक खोया हुआ। लॉरा के विश्वासघात ने न सिर्फ शादी को नष्ट कर दिया था, इसने मुझे इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था कि उन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था। मैं यादों में डूब गया। घर का हर कोना उसके लिए चीखता हुआ लग रहा था। वह कॉफी मग जो उसने इस्तेमाल किया था, वह परफ्यूम
जो अभी भी कोठरी में लटका हुआ था, टूथब्रश सिंक में भूल गया था। हर चीज दुख देती है। हर चीज ने मुझे याद दिलाया कि मैंने क्या खोया था, या इससे भी बदतर, जो कभी वास्तविक नहीं रहा होगा, संदेह घर कर गया। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करती थी? क्या वह सब कभी ईमानदार था? मैंने हमारे इतिहास की एक अलग दृष्टि से समीक्षा करना शुरू किया। हर इशारा, हर वाक्य, हर चुंबन। मेरा व्याकुल मन उन संकेतों की तलाश में था जिन्हें मैंने शायद नजरअंदाज कर दिया हो। छोटी छोटी चूकें, खामोशियां जो अब स्पष्ट लग रही थीं, तारीफें जो शायद मेरे लिए नहीं थीं। मैंने मदद पाने की कोशिश की। मैंने एक चिकित्सक के साथ एक सत्र निर्धारित किया, कोई और दूर का, अजीब। मैंने थोड़ा कहा, उसने सुना। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं ऐसे पत्र लिखूं जो मैं कभी वितरित नहीं करूंगा। मैंने लिखना शुरू किया, उसे पत्र, उसके लिए, अपने आप के लिए। पहले पत्र में मैंने वह सब कुछ लिखा जो मैंने कभी जोर से नहीं कहा। तुमने धीरे धीरे मुझे मार डाला, लौरा। और सबसे बुरी बात यह है कि मैंने इसकी इजाजत दे दी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, क्योंकि मुझे विश्वास था, क्योंकि मुझे लगा कि हमारा प्यार काफी था। लेकिन ऐसा नहीं था। और अब मैं यहां हूं, फिर से सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे बिना कैसे जीना है। भले ही मैं अभी भी अपने विचारों के गलियारों में तुम्हारी आवाज सुनता हूं। एक रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली। मैंने उसे बुलाया था। तीसरे प्रयास में उत्तर दिया गया, क्या अब आप उसके साथ हैं, कार्लोस? कृपया। उत्तर, मौन। मैंने फोन रख दिया। मैंने घंटों अपने सेल फोन को घूरते हुए उस संदेश का इंतजार किया जो कभी नहीं आया। और तभी मुझे एहसास हुआ, विश्वासघात का सबसे क्रूर हिस्सा यह है कि यह तुरंत समाप्त नहीं होता है। यह हर स्मृति में, हर विचार में जारी रहता है। यह एक भूत है जो आपके दफनाए जाने के बाद भी आपके साथ चलता है। मुझे इसे स्वीकार करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं समझने लगा यह उसके बारे में नहीं था, उसके बारे में भी नहीं, यह मेरे बारे में था। मैं कौन बन गया हूं इसके बारे में, जिसके बारे में मैंने उसे मुझे बदलने की अनुमति दी। और मैं अब उस रसातल की तह में नहीं रहना चाहता। अध्याय 7। निर्णय समय के पास दर्द को आकार बदलने का एक क्रूर तरीका है। यह गायब नहीं होता, वह बस अलग अलग कोनों में बस जाता है, अपनी इंद्रियों को धुंधला कर देता है, अपने सीने में गहरी नींद सो जाता है। जब मुझे एहसास हुआ तो लौरा को वीडियो देखे और मुझसे तलाक का अनुरोध सुने हुए 3 सप्ताह हो चुके थे। 3 सप्ताह जो 3 साल के समान लगे। हमने अब और बात नहीं की। हमने अपरिहार्य नौकरशाही के बारे में केवल ईमेल या सूखे संदेशों के माध्यम से संचार किया, शामिल वकील, दस्तावेज, संपत्ति का विभाजन। दोनों में से कोई भी अलगाव के अलावा किसी और चीज के लिए लड़ना नहीं चाहता था। ये ऐसा था मानो हम 2 कंपनियां हों जो एक अनुबंध समाप्त कर रही हों। कोई आंसू नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस अंत की शीतलता। लेकिन मेरे अंदर लड़ाई अलग थी। मैं सोमवार को उठा और घर के चारों ओर देखा। खाली कमरा, उसके कपड़े पहले ही अलमारी से गायब हो चुके थे। वह स्थान जो पहले 2 हुआ करता था, अब एक असहज, निश्चित शांति की सांस ले रहा था। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और समझ गया कि अब समय आ गया है। यह शोक समाप्त करने का समय था। मैंने अपना सेल फोन उठाया और आखिरी संदेश लौरा को भेजा। आइए इसे अंतिम रूप दें। मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं। उसने कुछ मिनट बाद जवाब दिया, मानो उस फैसले की उम्मीद कर रही हो। ठीक है, मैंने पहले ही अपने वकील से सुनवाई तय करने के लिए कह दिया है। आपको आज ही संपर्क करना चाहिए। और वह यही था। जीवन के लगभग 3000 दिन एक साथ पाठ की 3 पंक्तियों में समेटे हुए हैं। मैं उठा, साफ शर्ट पहनी और टहलने चला गया। मैं कई दिनों से चल नहीं पाया था। मैं लक्ष्यहीन तरीके से, बिना किसी योजना के, बिना किसी मानचित्र के चला गया। मैंने अभी अनुसरण किया, धीमे कदम, जैसे कोई फिर से चलना सीख रहा हो। और फिर मुझे जूलिया मिली। वह मेरी बचपन की दोस्त थी। कई वर्षों से हमारा संपर्क टूटा हुआ था, लेकिन संयोग ऐसे उसने मुझे सड़क पर पहचान लिया। यह अलग था, अधिक परिपक्व, हमेशा की तरह वही दृढ़ लुक। कार्लोस, मैं पीछे मुड़ा और काफी समय बाद पहली बार मुस्कुराया। हमने बात किया। उन्होंने लौरा के बारे में पूछा। मैं सीधा चला गया। हम तलाक ले रहे हैं,
उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने बस अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और वहां उस सरल भाव में मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। समझ, इसके लायक नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मूक समझ। हमने अलविदा कहा और अपने अपने